हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी कंटिन्यू ही चल रही होगी। क्लास नंबर 13 है दोस्तों, ये ऑलरेडी टॉप एमसीक्यू सीरीज। ठीक है। पावर ग्रिड का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ऐसे ही पर्सन है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट भर्तियों को कोई भी एडमिट कार्ड आता है उसकी जानकारी इसी चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, 13 नंबर क्लास है ये। ऑलरेडी 12 ऐसी MCQ टॉप MCQ इसके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। 12 क्लासें दोस्तों, ठीक है। उनको ज़रूर देखें, वो आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहेगी अगर आप पावर ग्रिड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग का। तो चलिए अपने फाइनली स्टार्ट करते हैं। और ये PDF भी मिल जाएगी आपको जब मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा। जब मैंने आपको पहले बताया था को आप बेझिझक रहिए, नो टेंशन रहिए दोस्तों। जो भी कैंडिडेट हमारे रेगुलर से जुड़े हैं हमारे साथ, उनको पता है हम रेगुलर कंटिन्यूटी देते रहते हैं आपको इस चैनल पर। कोई भी भर्तियों के अपडेट हो या 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन इससे कैसे हो गया, चलो कोई नहीं, वो बाद में देखेंगे। एक बार अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो आज का पहला क्वेश्चन। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हम कैसे आपको पहचानेंगे कि हमें हमें हमने आपको जो कंटेंट दिया है वो आपको अच्छा लगा। वो कैसा पता लगेगा? लाइक की संख्या में वृद्धि कर दोस्तों। ठीक है, क्या करोगे? लाइक की संख्या में वृद्धि कर दिया करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो आज का पहला क्वेश्चन, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि कहलाती है। माय डियर, अपने क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर देख लिया और क्या हुआ, उत्पन्न हुई ध्वनि। डायरेक्ट आंसर कर देंगे हमिंग। दोस्तों ऐसा एग्जाम के अंदर नहीं करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमिंग नहीं है। ठीक है, अपने बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को और पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। तो माय डियर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, जो फेरो रेजोनेंस ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो उत्पन्न हुई ध्वनि होती है वो श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, या इसको बोल सकते हैं एडिबल। ठीक है, एडिबल नॉइस या शोर इसको बोल सकते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न हुई ध्वनि क्या कहलाती है? श्रव्य ध्वनि होती है। दोस्तों वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि इसके अंदर 3 टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं आज। पहला है सिंगल फेज मोटर, उसके भी क्वेश्चन आएंगे। 3 फेज मोटर, ठीक है, और वाइंडिंग के आने वाले हैं, और ट्रांसफार्मर की कल की एक ट्रांसफार्मर क्लास हो गई थी, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मेरे को इसके अंदर अच्छे लगे, जैसा कि फर्स्ट नंबर पर ये है, तो मैंने इसी साथ इंक्लूड आपके ये कर दिया है। ठीक है, ये PDF तो दोस्तों साथ में मिलेगी आपको। देखो फेरो रेजोनेंस ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। कई बातें इसकी याद रखना। ठीक है, क्या है, एक कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, नियत मान का वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। हरियाणा शायद इस लाइनमैन के अंदर आया था मेरे, आई थिंक। ठीक है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज लिख देता हूँ मैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी इसका अन्य नाम होता है माय डियर। ठीक है, इसकी संरचना यूँ होती है, मैं आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली देखो, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में 2 अलग अलग वाइंडिंग की जाती है। जैसे ये देखो, एक और सेकेंडरी, सॉरी ये कोर है, कोर थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये है ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके अंदर ये लगा होता है L और C। क्या लगा होता है माय डियर? L और C इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। L क्या होगी, ये कुंडली, ये हो गया L, और ये कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, आपको पता है, इसको L और C को जो कॉम्बिनेशन परिपथ होता है उसको टैंक परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है, टैंक परिपथ के नाम से जाना जाता है। अगर इसके अंदर, इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर इस ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं माय डियर, अगर हम इस टैंक परिपथ नहीं लगाते, मतलब L और C अपने को नहीं लगाए, डायरेक्टली ऐसे कर दिया जिससे कि साधारण ट्रांसफार्मर होता है, तो ये क्या करता है, जो आउटपुट में हमें वेव होती है वो हमेशा साइन वेव होती है ना एक, तो वो वेव हमेशा कौन सी वेव देगा, फिर हमें टैंक परिपथ ना लगाते हैं तो वो वेव क्या हो जाती है दोस्तों माय डियर, त्रिभुजाकार, सॉरी वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार में परिवर्तित हो जाती है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि वेव है जो हमें क्या होती है, फिर
वर्गाकार में प्राप्त होगी अगर एल और सी इस ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग में हम नहीं लगाते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको बातें चीज़ें समझ में आ रही होगी। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा गला खराब है, धीरे बोलूँगा, आप वॉइस को थोड़ा सा तेज़ करके सुन सकते हो या ईयरफोन हेडफोन लगा के यूज़ कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक हाई वोल्टेज हाई केवीए रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में नो वोल्टेज साइड की जाने वाली वाइंडिंग है, हेलिकल वाइंडिंग, क्रॉस ओवर वाइंडिंग, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग और डिस्क टाइप से। देखो अब कई पहले कैंडिडेट आते थे, उनका कमेंट्स होता था कि हमें इंग्लिश में प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश थोड़ा बहुत हिंदी। हेलिकल कॉइल, ओवर क्रॉस ओवर, सिलेंड्रिकल, डिस्क टाइप। तो कौन सी वाइंडिंग हाई केवीए वाले रेटिंग ट्रांसफार्मर में हमेशा लो वोल्टेज साइड की जाती है? तो वो दोस्तों वाइंडिंग होती है हेलिकल वाइंडिंग। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। लिख लेना, नोट पॉइंट डाल के ट्रांसफार्मर वाली चैप्टर में कहीं नोट डाल के लिख लेना। पहली बात तो ये लिखोगे कि हाई केवीए रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज साइड जो वाइंडिंग की जाती है उसको हेलिकल वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा ऑप्शन आता है कि लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज जो साइड होती है, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड होती है उसमें कौन सी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं? तो उसमें हमेशा क्रॉस ओवर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज साइड की तरफ। अभी इसके लिए अपने को पूछा है हाई केवीए वाला रेटिंग ट्रांसफार्मर और लो वोल्टेज साइड जोड़ना है, तो हेलिकल वाइंडिंग अपने जोड़ देंगे। ठीक है, आई होप दोनों को मैंने क्लियरली बता दिया होगा। और ये वाला जो हेलिकल कॉइल होती है, ये इसको पढ़ के जाना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ये जो हेलिकल वाइंडिंग होती है 160 केवीए से लेकर, इसकी धारा रेटिंग बता रहा हूँ, 160 केवीए से 1 MVA, ठीक है, तक वर्क करने में सक्षम होती है। वहीं मैं वोल्टेज की बात करूँ तो 230 वोल्ट से 15 वोल्ट तक, 15 केवी, ठीक है, 15 किलोवाट तक ये कार्य करने में सक्षम होती है। आई होप आप इतनी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को प्रोवाइड करवाने। आपको भी बताए कि कितना टाइम वेस्ट होता है। ट्रांसफार्मर में शंपनर टेस्ट में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग संयोजित की जाती है। पहली बात तो ये बता दो मेरे को कि जिसको भी आता है कमेंट करके जरूर बताना, ट्रांसफार्मर शंपनर टेस्ट क्यों किया जाता है। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारे इसके फैक्ट निकलते हैं, एक नहीं लगता कि जैसे कि अपने को आयरन लॉस होता है तो एक अपने क्या करते हैं अपने ओपन सर्किट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक ही ज्ञात होता है, पर इस टेस्ट से क्या करते हैं, जो दक्षता है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, इसका बेनिफिट बता रहा हूँ मैं, लोड अवस्था में कितनी वृद्धि हुई वो भी अपने इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दक्षता ज्ञात होगी मतलब दक्षता किससे निकलती है, आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। एक संपन्नर टेस्ट से इतनी चीज़ें ज्ञात की जा सकती हैं। क्यों दोस्तों, इसके अंदर 2 ट्रांसफर लगते हैं, आपको पता है। तो दोनों की जो प्राइमरी बाइंडिंग है वो किस में संयोजित होती है माय डियर, समांतर में होती है। ठीक है, और जो श्रेणी बाइंडिंग होती है वो जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वो श्रेणी में होती है, लेकिन हमेशा विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, यहीं सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए क्वेश्चन पूछा होता तो अपने श्रेणी में विपरीत ध्रुवता के साथ आंसर कर देते, ऑप्शन नंबर सी राइट होता तब। बट अपने क्या करेंगे, अभी ए नंबर ऑप्शन राइट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्या पूछा है कि प्राइमरी वाइंडिंग को अपने के बारे में पूछा है दोस्तों। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक सिंगल फेज प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर में अगर अप केंद्रीय स्विच मोटर की 75% गति प्राप्त करने के बाद परिपथ से नहीं हटता तो क्या होगा। आपको पता है जो सिंगल फेज मोटर है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए किसी न किसी युक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे कि शेडेड पोर्ट मोटर में शेडिंग रिंग का प्रयोग करते हैं। अब ये इस वाली मोटर में हमें क्या लगाया, अब केंद्रीय स्विच लगाया जिससे मोटर क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों ये स्विच क्या करता है, जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो मोटर की जो 75% गति आती है ना, तब मोटर से स्विच हट जाता है। ठीक है, हट जाता है। और अब वो पूछ रहा है अगर स्विच नहीं हटा तो क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मोटर स्टार्ट नहीं होगी, रोटर जल जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे अपने, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें सेम है कि रनिंग वाइंडिंग क्यों नहीं जली, क्योंकि दोस्तों जो अपकेंद्रीय स्विच लगा होता है, इंटरफेगल स्विच जिसको बोलते हैं, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी में लगा होता है। इसीलिए भाई रनिंग वाइंडिंग को थोड़ी ना उड़ाए, वो रनिंग वाइंडिंग जल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इसको 50% मोटर गति प्राप्त कर ले तो ये तुरंत परिपथ से हट जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर आता है कि अगर 75% गति डाउन होने पर, मतलब 75 गति पहले प्राप्त कर ली, ठीक है, उसके बाद डाउन होगी तो ये वापस लग जाना चाहिए परिपथ के अंदर। अगर वापस नहीं लगा तो उस समय दोस्तों मोटर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि फेज विभक्त कौन करेगा दोस्तों माय डियर, यही तो एक तरीका है। ठीक है, कौन सा, अपकेंद्रीय स्विच जो होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियरली आ गई होगी बातें। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग अपने मानते हैं 0.3 से 0.5 HP तक की ये मोटरें लगभग अपने देखी जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो अभी मैं शेडेड पोल की बात कर रहा था। एक शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल का आकार सेलिएंट पोल से होता है। एक शेडेड पोल में दो प्रकार के पोल पोल अपने बनाते हैं। पहला होता है शेडेड पोल और दूसरा होता है सेलिएंट पोल। इस शेडेड पोल में दो पोल होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है। एक तो शेडेड पोल दे रखा है, एक सेलिएंट पोल दे रखा है। अब इनका आकार पूछता है माय डियर। तो दोस्तों जो सेलिएंट पोल होता है उसका आकार होता है 2/3। ठीक है, और साफ साफ याद रखना, कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। इसका जो शेडेड पोल का आकार होता है 1/3। तो 1/3 अपने राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, शेडेड पोल का आकार सेलिएंट पोल से होता है 1/3 होता है, सिंपल सी बात है। अगर ये सेलिएंट पोल यहाँ आ जाता और शेडेड पोल यहाँ आ जाता तो तब अपना आंसर क्या होता, ए नंबर होता। बट अपना आंसर अभी क्या है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो शेडेड पोल मोटर के अंदर एक सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कोई ना कोई युक्ति प्रयोग करेंगे, अभी बता गया है। तो शेडेड रिंग लगाई जाती है जो तांबे से निर्मित होती है माय डियर। किससे होती है, तांबे से निर्मित होती है। और इस मोटर की जो अपने वाट क्षमता मान से कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, 3 से 125 वाट तक होती है इसकी जो क्षमता होती है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। और इस मोटर की अपनी कभी एकल जो परत मोटर होती है ना, ये शेडेड पोल मोटर एकल परत भी हो सकती है और दो ही परत होती है। ठीक है, जो एकल परत शेडेड पोल मोटर होती है उसकी जो रोटेशन होती है, ठीक है, उसको घूर्णन दिशा को अपने क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो माय डियर नहीं बदल सकते, घूर्णन दिशा को हम कभी नहीं बदल सकते। एकल परत शेडेड पोल मोटर को द्विपरत आ जाए तो उसकी दिशा को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फाइनली अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा ये कर लो, कलर चेंज कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 आया नहीं, 7 8, तो इसको मैं थोड़ी कैलकुलेशन करूँगा। 6 नंबर क्वेश्चन है ये, देखो 5 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आना था। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो हो गया ना कैलकुलेशन, वही पर्सन है। एक सार्वभौमिक मोटर में एसी की अपेक्षा डीसी पर दक्षता होती है अधिक, कम, शून्य और इकाई। सार्वभौमिक मोटर को यूनिवर्सल मोटर भी कहा जाता है। अब आगे बात आपको याद, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, डीसी सीरीज मोटर की भांति कार्य करती है। डीसी सीरीज मोटर क्या होती है, नो लोड पर कभी इसको स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। इसीलिए पहले मैं आपको काफ़ी बार बता के आया हूँ कि अगर इसको नो लोड पे स्टार्ट करेंगे तो माय डियर इतना ज़्यादा बल लगेगा तो जो आर्मेचर होता है वो सब कुछ तोड़ ताड़ के बाहर आ जाएगा, सब कुछ खिलाड़ देगा, तोड़ ताड़ के मोटर आर्मेचर है जो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सल मोटर भी होती है। इसी यूनिवर्सल मोटर का कई बार अपने को एग्जाम के अंदर जो पूछ सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सिंपल बता देना, रेलवे इंजन में इसका प्रयोग कर सकते हैं माय डियर। ठीक है, और कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मशीन होती है ना, जो सिलाई करते हैं टेलर होते हैं, उनके बाद जो मशीन होती है वो कौन सी होती है, वो यूनिवर्सल मोटर होती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर मिक्सर में उसी का उपयोग करते हैं, ग्राइंडर में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो हेयर ड्रेसर होती है ना, जो बाल सुखाने के लिए काम आती है, उसी में भी यही मोटर लगी होती है। इसकी एक विशेषता होती है दोस्तों, ये एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य कर सकती है, इसीलिए इसको डीसी सीरीज मोटर भी अन्य नाम से जाना जाता है। इसकी और विशेषता होती है माय डियर ये कि इसकी गति होती है जो लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे ही सेम डीसी सीरीज मोटर, जैसे ही लोड बढ़ेगा
तो स्पीड ऑटोमेटिक घट घट जाएगी। जैसे मिक्सर के अंदर अपने क्या डालते हैं, मिक्सर के अंदर जो भी अपने जूस डालना तो खूब जूस का जो फ्रूट है वो डाल देते हैं और अपने एकदम से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत लोड लेती है मोटर, ठीक है। नो लोड पे कभी नहीं चलाना चाहिए, ये आ गई इसमें। तो इसकी दक्षता होती है, एक बात आपको याद रखनी है सिंपल सी, कि जो ये यूनिवर्सल मोटर होती है, ये मोटर निम्न कम फ्रिक्वेंसी पर अधिकतम दक्षता होती है, ठीक है। कम फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम दक्षता होती है, ये बात याद रख लो कि निम्न फ्रिक्वेंसी पर हमेशा मैक्सिमम दक्षता होगी एक यूनिवर्सल मोटर की। तो इसमें से एसी व डीसी में फ्रिक्वेंसी किस में कम है, तो डीसी में है, ठीक है, डीसी में। तो एसी की अपेक्षा डीसी में दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी जीरो है और निम्न फ्रिक्वेंसी के कारण इसमें जो है दक्षता होती है वो एफिशिएंसी तो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और एसी में क्या होती है, फिर कम हो जाएगी, ठीक है। ये उल्टा पूछ लेते फिर कम हो जाता। अभी के लिए अपना ए नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, सार्वभौमिक यूनिवर्सल। आई होप आपको सब कुछ चीज़ें मैं क्लियर करा दूँ। अभी तक सिंगल फेज का चल रहा है, वीडियो लंबी होगी क्योंकि दोस्तों 3 टॉपिक कवर कराने हैं। कुछ तो आपको जो याद है वो करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नया सीख कर जरूर जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप इस वीडियो में कल भी सीखा होगा आपने, ट्रांसफार्मर की वीडियो में बहुत कुछ नया सिखाता हूँ दोस्तों, आप बस सीखने की कोशिश करिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 अब आया है कि एक प्रतिकर्षण मोटर में वामावर्त दिशा में घूर्णन कर रही है, उस समय इसकी गति क्या होगी, अधिकतम से शून्य, शून्य से अधिकतम, अनंत से शून्य, शून्य से अनंत। देखो वामावर्त, जल्दी से फटाफट इसको आंसर कर दो, जिसको भी आंसर आ रहा है, मैं जितने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी देखो ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, तो ये मोटर की डायरेक्शन है ऐसे है, ठीक है। कैसे है, ऐसे है मोटर की, ये वामावर्त घूम रही है, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रही है। तो इस समय जो, अरे चल जा भाई मेरे, देखो तो इस समय घूर्णन जो दिशा है उसकी जो गति होगी वो क्या होगी दोस्तों, अधिकतम से शून्य, मतलब ए नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे। वहीं मैं प्रतिकर्षण मोटर की बात कर रहा हूँ, वहीं मैं दूसरा ऑप्शन कर देता यहाँ दक्षिणावर्त के लिए, तब मेरा आंसर क्या हो जाता, बी नंबर हो जाता दोस्तों, शून्य से अधिकतम, ठीक है। अभी के लिए मैं ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज के लिए शून्य से अधिकतम राइट आंसर होता। अब इसकी कई सारी विशेषताएं हैं जो प्रतिकर्षण मोटर की, जितनी मेरे को याद आ रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर रोटर व स्टेटर के बीच जो अक्ष होता है ना वो 20 डिग्री होता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसका जो आकार है वो पूछ लिया गया कभी कभार एग्जाम के अंदर। नेकलेस जैसी आकृति होती है, ठीक है, जैसे नेकलेस जैसे गले का हार नहीं होता लेडीज़ का, उसकी तरह इसकी आकृति होती है जो प्रतिकर्षण मोटर होती है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियरली याद आ रही होगी थोड़ी बहुत जो भी आपने पढ़ा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है ये। आई होप, मैं ऐसी करता हूँ कि ऐसी आशा रखता हूँ आपसे, ये क्वेश्चन कभी नहीं आपसे पहले देखा होगा। एक स्टेपर मोटर की रफ गति किस स्टेप कोण पर होती है। स्टेपर मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले देखो रोबोट के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्कैनर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं और प्रिंटर के अंदर। रोबोट, स्कैनर, प्रिंटर, 3 एग्जाम्पल बहुत है, बस 4 5 एग्जाम्पल याद रख लिया करो, ज़्यादा इसका एग्जाम्पल ज़्यादा मत याद रखो। ये ऐसी मोटर है जिसमें कोई भी ब्रश उपयोग में नहीं लिया जाता, ठीक है। ये एक ऐसी मोटर होती है जिसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते अपने, और ये एक ऐसी मोटर होती है जिसके अंदर ये तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करने में सक्षम है। तीनों पावर फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग, पश्चगामी, इकाई और अग्रगामी, तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करने में सक्षम है स्टेपर मोटर। तो इसकी जो रफ गति होती है, जो स्टेप कोण इसके कई होते हैं दोस्तों, पढ़ लेना दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ। जो रफ इसकी गति होती है वो 30 डिग्री स्टेप कोण पर होती है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन इसका आता है एग्जाम के अंदर, स्मूथ गति के बारे में कई बार पूछ लेता है, ठीक है, स्मूथ गति में पूछ लेता है। तो स्मूथ गति 1.08 डिग्री पर होती है। क्या होती है, स्मूथ, स्मूथ मतलब समझ गए होगा ना, मतलब प्लेन से चलने, एक स्मूथ तरीके से, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक स्मूथ तरीके से। एक अनजान ड्राइवर होता है तो वो कभी क्लच छोड़ता है, कभी दबाता है, कभी गियर ढंग से नहीं लगता है, वो मतलब रफ गति होगी। स्मूथ मतलब एक वो प्रॉपर क्लियरली तरीके से एक बंदा गाड़ी सीखा हुआ है
वो स्मूथ गाड़ी चलाएगा एकदम, उसी तरीके से स्मूथ चलेगी, स्टेप कोण निम्न होगा तब, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान में रख लो स्टेपर मोटर के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिग्नल डिवाइस में प्रयोग होने वाली मोटरें। जो भी इसमें मोटरें हैं सभी का एक एक बारी मैं उपयोग कर बतवाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो सिग्नल डिवाइस में प्रयोग होने वाली मोटर है उसका नाम है हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है। इस मोटर पर न तो दांते कटे होते हैं, आया याद, और ना ही कोई वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। रोटर पर ना ही कोई दांते कटे होते हैं रोटर पर, और ना ही कोई वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। और ये इसका जो रोटर होता है माय डियर वो हमेशा क्रोम स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। क्रोम स्टील का बनाया जाता है इसका रोटर, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है ये। इसका एक अन्य उपयोग होता है माय डियर, जो टेली प्रिंटर नहीं होता, टेली प्रिंटर के अंदर इस मोटर का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हो गया। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहे हैं। ऑप्शन है शेडेड पोल मोटर। देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, शेडेड पोल ड्रम स्विच के उपयोग में करते हैं, ठीक है। ड्रम स्विच में उपयोग करते हैं इसका। जो सजावटी लैंप होते हैं ना, सजावटी लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी लैंप कैसे, जब आपने लड़ियाँ नहीं देखी, लड़ियाँ माय डियर, वो छोटी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी वाली लड़ियाँ होती, उसके अंदर ड्रम स्विच लगा होता है जिसके बदल बदल के टर्मिनल होते हैं। तो ये वाला जल गया, ये वाला जल गया, आज ये जल गया, फिर ये इसको छोड़ के ये जल गया, इसको छोड़ के ये जल गया, तो उसमें शेडेड पोल मोटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। फेज विभक्त मोटर, फेज को क्या कर रही है, विभक्त कर रही है, इसीलिए इसका उपयोग हम करते हैं कौन से वाले स्थानों पे, पंखे में इसी मोटर का उपयोग होगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन में इसी का प्रयोग होगा, ग्राइंडर में इसी मशीन का उपयोग होगा, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में कंप्रेसर, पहला याद रख लो, कंप्रेसर में और एयर कंडीशनर में, ठीक है, वायु वाले स्थानों पे एयर कंडीशनर में इसका उपयोग अपने करते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया है चारों का, जितना मेरे को याद रहता है वीडियो बनाते टाइम मैं उतना सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने में बताता हूँ हर रोज़, एक डेली नहीं करता हूँ, हर वीडियो में मैंने ऐसे ही समझाया है, ठीक है। एक सिक्वल केज इंडक्शन रोटर में तांबे की छड़ों को खालिस्तान की सहायता से जोड़कर शॉर्ट किया जाता है। अब दोस्तों सिक्वल केज आ गई ना, इसका मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो गई है। सिंगल फेज कितने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। देखो एक सिक्वल केज इंडक्शन रोटर है, ये मोटर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये इसकी मैं संरचना आपको बना के दिखाऊं तो देखो यूँ होता है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं दोस्तों, आपको टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है कई बार। देखो यूँ होता है एक, यार ये तो छोटा हो गया, चलो हाँ अब बना लेते हैं इसका। इसके अंदर तांबे की छड़ें डाली हो जाती है यूँ, ठीक है, यूँ करके, और मैं लगा दूँ यहाँ, और ये लगा दूँ यहाँ, और ये लगा दूँ यहाँ, कोई बात नहीं, प्रॉपर तरीके से बना नहीं दोस्तों। मोबाइल की आपने देख ही लिया होगा, इससे होता है इसका जो एंडिंग सिरा होता है ना वो बोल रहा है ये। तो इसके अंदर दोस्तों ये तांबे की छड़ें डाली जाती है, कौन सा कलर करूँ यार, ब्लैक कलर कर लेता हूँ। तो ये वाला है ना, ये यहाँ पे जो तांबे की छड़ें हैं, ठीक है, ये किससे जोड़ते, किसकी सहायता से जोड़ते, कोगिंग से, सोल्डरिंग से। कोगिंग इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, कोगिंग, ठीक है। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, क्राउलिंग क्यों नहीं हो सकता, हार्मोनिक्स के कारण जो उत्पन्न हो वो क्राउलिंग उसको कहते हैं, ठीक है। और कोगिंग कैसे कहते हैं कि ये दोस्त किसे कहते हैं, ये छड़े होते हैं माय डियर, ये सीधी ना होकर टेढ़े होते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मान लो यहाँ से एक सिरा उठता है और यहाँ जाता है, ठीक है, और यहाँ से उठता है और यहाँ जाता है, ऐसे होती है सिरे, टेढ़े तिरछे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसको कोगिंग दोष को दूर करने के लिए जो इसके तांबे के छड़ होते हैं उसको थोड़ा सा तिरछा रखा जाता है, ठीक है। आई होप क्लियरली बात आपको पता लग गई होगी सिक्वल केज इंडक्शन रोटर के बारे में। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क मैं बात कर लेता हूँ, अभी मेरे को याद आ गया। जो सिक्वल केज इंडक्शन रोटर होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क, जो रोटर की जो स्टार्टिंग धारा है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, जो धारा है वो 5 से 6 गुनी होती है, ठीक है। कितनी होती है, 5 से 6 गुनी होती है, और स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है तो इसीलिए दक्षता कम हो जाती है। फिर दक्षता कम होने के कारण दोस्तों इस रोटर का उपयोग हमेशा छोटी मशीनों में उपयोग किया जाता है। ऐसे ट्रिक याद रखा करो, कैसे कि मोटर का जो रोटर का है स्टार्टिंग टॉर्क कम है, स्टार्टिंग टॉर्क कम है इसीलिए दक्षता कम होगी, दक्षता कम है इसीलिए छोटी मशीनों उपयोग करेंगे,
ठीक है, इतनी सी तो बात याद रखनी होती है। ट्रिकें बनाया करो दोस्तों, ज़्यादा रटने की कोशिश कम किया करो और समझने की ज़्यादा कोशिश किया करो। एक इंडक्शन मोटर का रोटर अपनी स्थिर अवस्था में है तो उस समय स्लिप का मान होगा। स्लिप किसे कहते हैं? एन एस माइनस एन आर। आया याद फॉर्मूला कि सिंक्रोनस गति और रोटर गति के अंतर को स्लिप कहा जाता है। ठीक है। और इंडक्शन मोटर अपनी स्थिर अवस्था में, जब रोटर एन आर जीरो है, ठीक है, एन आर जीरो होता है, उस समय जो स्लिप होती है हमेशा इकाई मानी जाती है। ठीक है, स्लिप होती है वो हमेशा इकाई होती है। एन आर रोटर की गति होती है। ठीक है, एन एस क्या होता है? अभी मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूला थोड़ी थोड़ी लिखवाऊंगा ताकि आपका बड़ा बड़ा रिवीजन हो जाए। एन एस होती है तुल्यकालिक गति। इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 120 इंटू एफ अपॉन के अंदर पी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस। अब इसके मैं क्या दोस्तों, आप सोचोगे इस पे न्यूमेरिकल लाना चाहिए। दोस्तों हर कैंडिडेट को ये फॉर्मूला याद है, तो क्या आपको मतलब इतना इजी नहीं देगा पीजीसीएल जो पावर ग्रिड का एग्जाम, कुछ तो टफ देगा यार। कंपटीशन आपको पता है कितना हार्ड हो रखा है। देखो इसके अंदर एक रोटर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जिसका निकालने का क्या होता है, सूत्र एस इंटू एफ। ठीक है, यह सप्लाई आवृत्ति और यह है स्लिप। स्लिप को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, स्लिप को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? देखो एक होती है परसेंटेज स्लिप, ठीक है, एन एस माइनस एन आर अपॉन के अंदर एन एस। ठीक है, और एक बात ध्यान रख लेना मेरे माई डियर, याद लिख लेना कहीं कि एन एस का मान हमेशा एन आर से ज़्यादा होता है। ठीक है, एन सिंक्रोनस गति का मान हमेशा ज़्यादा होता है रोटर गति से। ये बात लिख लेना। ऐसी चीज़ें कोई नहीं, बहुत हार्ड से मिलती है डियर, ऐसी चीज़ें आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है। एक इंडक्शन मोटर में उत्पादन मोड में स्लिप का मान होगा इकाई शून्य, शून्य से अधिक, शून्य से कम। इंडक्शन मोटर में 3 मोड होते हैं, जनरेटिंग मोड, ठीक है, मोटरिंग मोड और ब्रेकिंग मोड। तो ये कौन सी मोड की बात कर रहा है? जनरेटिंग मोड को ही उत्पादन मोड कहा जाता है। ठीक है, अब जनरेटिंग मोड के अंदर क्या होता है माय डियर, जो स्लिप होती है वो शून्य से अधिक होती है, शून्य से अधिक होती है। सी नंबर ऑप्शन कर देंगे। परंतु इसके अंदर जो एन आर और एन एस के बाद जो संबंध पूछा जाता है वो ये वाला संबंध होता है, क्या कि एन आर का मान एन एस से ज़्यादा होता है। ठीक है, एन आर ज़्यादा होता है, रोटर गति, जो रोटर की गति होती है वो ज़्यादा होती है सिंक्रोनस गति से उत्पादन मोड के अंदर। समझ में आ गई बात? अब दूसरे है आपको मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड, वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी ना। चलो कोई बात नहीं, बड़े मोटे मोटे बता देता हूँ मैं। मोटरिंग मोड होता है ना, उसमें सिंपल सा याद रख लेना कि 0 से तो अधिक और 1 से कम सब स्लिप का मान। ठीक है, और एन आर का मान फिर कम हो जाएगा। ठीक है, एन एस का ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसका उल्टा कर देना। ठीक है, ब्रेकिंग की बात करूँ मैं उल्टा कर देना, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ स्लिप और यहाँ 2, मतलब स्लिप का मान 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है स्लिप का मान और 2 से तो स्लिप का मान कम है। वहीं मैं बात करूँ इसका जो जो एन आर का, जो एन आर होती है वो क्या होती है, 0 से अधिक होती है। ठीक है, शून्य से अधिक हो सकती है इसके अंदर। आई होप चीज़ें आपको क्लियरली आ गई होगी समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर के हैंडल की स्थिति मध्य में है तो मोटर मोटर स्टार्ट में कार्य करेगी, मोटर ऑफ रहेगी, मोटर है जो डेल्टा में कार्य करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो एक स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर के अंदर होता है, जो मोटर कितनी एचपी तक उपयोग में अपन ले सकते हैं, 10 एचपी तक। इसकी 3 कंडीशनें होती है। ऐसे एक हैंडल होता है, यहाँ मान लो ये हैंडल है, तो ये इसकी ये क्या है, बीच वाला टर्निंग पॉइंट है। पहले चलती है स्टार में, ठीक है, फिर मध्यम में और फिर होती है डेल्टा के अंदर। तो माय डियर पहले अपने स्टार में चलाते हैं और फिर अपने क्या करते हैं, मध्यम में, बीच में और फिर डेल्टा में कर देते हैं, इसको ऊपर घुमा देते हैं। देखा होगा प्रैक्टिकली, आईटीआई के अंदर प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। तो देखो इसके अंदर मध्य में है तो दोस्तों क्या है, हैंडल मध्य में स्थिति है तो मोटर ऑफ रहेगी। सिंपल सी बात है। जब मोटर कब चलेगी, यहाँ तो स्टार्टर, यहाँ तो मोटर मोटर जो स्टार्टर का हैंडल है वो हमेशा जब स्टार में होगा या डेल्टा में होगा तभी मोटर रनिंग कार्य करेगी। ठीक है, अभी स्टार के लिए कर देते तो स्टार हो जाता आंसर। अभी के लिए इतना ही। इसका 10 एचपी तक बता दिया। डियोल स्टार्टर होता है जो 5 एचपी तक उपयोग करते हैं। एक हाँ मेरे को भी याद आया, इसका स्टार डेल्टा स्टार्टर कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि इसमें अंदर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं सप्लाई वाले, वो टोटल कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में।
ठीक है। किसके होते हैं? 3 तो सप्लाई के होते हैं, RYB, और 6 होता है दोस्तों मोटर के, जैसे UVW और UVW। तो U1 V1 और W1, U2 V2 W2, ये 6 और ये 3 टोटल मिला के कितने हो गए? 9 टर्मिनल या सिरे अपने या कॉन्टैक्ट पॉइंट इनको बोल सकते हैं कि इतने होते हैं। ठीक है। ड्यूल स्टार्टर की मैं बात करूं तो ड्यूल स्टार्टर में कितने फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गए माय डियर? ड्यूल स्टार्टर में 4 होते हैं। ठीक है। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, अभी याद आ गया, मैं बता देता हूँ हाथों हाथ। एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 HP तक प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं वो 6 होते हैं। लिख लेना माय डियर, ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता इतना डीपली, जितना मैं आपको मेरे से हो सके मैं उतना करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक तुल्यकालिक मोटर में वी वक्र कर्व, वी कर्व निम्न में से किसके बीच किसका संबंध क्या होता है? किसके बीच मतलब खींचा जाता है या संबंध दर्शाता है? फील्ड धारा, आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा वह, यहाँ पे वह है, आर्मेचर धारा वह पावर फैक्टर, फील्ड धारा वह पावर फैक्टर, इनमें से कोई नहीं। देखो सिंक्रोनस तुल्यकालिक मोटर होती है, हमेशा नियत गति पे चलती है। ठीक है, हमेशा नियत गति पर चलती है। और इसके अंदर जो यू वर्क होता है ये पूछा जा चुका है कई बार, इसको सीरियसली लें। ठीक है। देखो यू वर्क कैसे बनता है, ये यू कर्व बोलते हैं इसको। ये हमेशा माय डियर मिलता है फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के बीच। ठीक है। फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के बीच इसके बनता है। और एक उसका विपरीत होता है माय डियर। ठीक है। विपरीत क्या होता है? उल्टा कर्व जिसको बोलते हैं। ये हमेशा पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर और फील्ड धारा के बीच में ये बनता है। ठीक है। पावर फैक्टर ये हमेशा इसके बीच और ये हमेशा इसके, ये सीधा कर्व है, ये उल्टा कर्व है। ये आकार की इसके बोल सकते हैं। अब मैं सिंक्रोनस मोटर की 2-4 विशेषता आपको बता देता हूँ, जैसा कि एग्जाम के अंदर आ सकता है। तुल्यकालिक मोटर की विशेषता, नियत गति पर चलती है। ठीक है। और इसके अंदर NR का मान NS बराबर होता है, इसीलिए तो लगभग मैंने इस कई किताबों में देखा कि ये 1500 RPM से चलती है समथिंग। ठीक है। एन आर बराबर होता है NS, इसीलिए इस मोटर में स्लिप का मान 0 होता है। ठीक है। इस मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है ना, स्टेटर, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, हर मोटर के अंदर होगा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर तो फील्ड पोल और दूसरे होंगे DC में। देखो स्टेटर में क्या करते हैं माइटी, AC सप्लाई संयोजित करते हैं, लेकिन इसके रोटर होता है उसको DC सप्लाई देते हैं और उत्तेजित करते हैं। ठीक है। आई होप क्लियरली चीज़ें आपको बता दिया मैंने, और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। एक इसमें कई बार हंटिंग का आ जाता है, हंटिंग दोष, इसके अंदर हंटिंग दोष होता है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर उसमें क्रॉलिंग, कोगिंग, ठीक है, ऐसे कई 2-3 जो दोष उत्पन्न होते हैं। इसमें एक हंटिंग दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण मैं आपको करवा के भी आया पीछे उसके अंदर DC मोटर के अंदर कि डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं हंटिंग दोष को दूर करने के लिए। हंटिंग क्या करता है? जब लोड अनबैलेंस हो जाता है, लोड अनबैलेंस हो जाता है तब क्या करता है, मोटर का जो रोटर होता है वो क्या कर देता है, मतलब दोलन करने लग जाता है। ठीक है। जिससे कि आउटपुट यहाँ आपने बोल सकते हैं कि वो प्रभावित होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम हंटिंग को रोकने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इसका मैंने संयोजन भी बताया था, ज़्यादा बताने की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका एक बार क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि इंडक्शन, ये तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर होती है ना, इसको जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए जब लगाते हैं उस समय इसकी जो रेटिंग होती है वो KVR में ली जाती है। ठीक है। और मोटर नो लोड पर होनी चाहिए और मोटर ओवर एक्साइटेड होना चाहिए। ठीक है। मोटर ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए और नो लोड स्थिति में होनी चाहिए, और उस समय मोटर की रेटिंग KVR में होगी जब मोटर पावर फैक्टर सुधारती है। वैसा ही आप कैपेसिटर में होता है। ये पीछे ऐसी थ्योरी जब मैंने करवाई है तब मैंने सारा का सारा डाटा आपको दिखाई है। हाँ, आज का नया क्वेश्चन देखो, ये है वाइंडिंग वाले में। अब 17 क्वेश्चन लाए हैं, तो 15, 16 और 17 ये तीनों क्वेश्चन माय डियर वाइंडिंग के हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बस 3 क्वेश्चन और है। देखो लेदराइट पेपर का कलर होता है पीला, डार्क ग्रे सफ़ेद और दूधिया रंग। तो माय डियर ये अचालक पदार्थ होते हैं वाइंडिंग में से। इसके अंदर क्या होता है, वाइंडिंग में लेदराइट पेपर होता है ना, तो इसका जो कलर होता है वो डार्क ग्रे होता है। ठीक है। लेदराइट पेपर का जो कलर होता है डार्क ग्रे होता है। और पीले कलर का जो पेपर होता है ना वो प्रोक्सेन पेपर बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, प्रोक्सेन पेपर का जो कलर होता है, लिख लेना। इसी चीज़ें कहाँ मिलती है दोस्तों। सफ़ेद कलर किसका होता है माय डियर? माइका नाइट होता है ना, माइका नाइट पेपर होता है उसका। वहीं पे दूधिया रंग की मैं बात करूँ तो मिलीबैक्स जो पेपर होता है ना, मिलीबैक्स जो पेपर, उसका रंग दूधिया रंग होता है।
ठीक है। और माइकानाइट पेपर का सफ़ेद डार्क इसका हो गया लेदराइट, और पीला हो गया प्रेक्सियन पेपर का। और ये जो लेदराइट पेपर होता है माय डियर, ये क्लास जो विद्युत रोधक किसकी श्रेणी में आता है, क्लास ए की आता है। ठीक है, वो भी मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको रिवीजन वाले बराबर है। विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं दोस्तों YAEBF H और C। ठीक है, इनका जो बोलते हैं अपने टेम्परेचर, इसका कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो ए का जो होता है दोस्तों 90 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, और 120 डिग्री, 130 डिग्री, 155 डिग्री, और 180 डिग्री। सी का मान लेते हैं दोस्तों 200 डिग्री से 250 डिग्री तक। ठीक है, सहनशीलता होती है इनकी, ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं दोस्तों, पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि एक डीसी मशीन में लैप वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग के अंतिम सिरों पर लपेटी गई कॉइल क्या कहलाती है। लैप वाइंडिंग कई बार मैंने बताया है। लैप वाइंडिंग क्यों करते हैं माय डियर, हाई करंट के लिए, हाई करंट के लिए उपयोग में लेते हैं। करंट हाई होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, निम्न। ठीक है, और वेल्डिंग जनरेटर होते हैं ना, जितने भी वेल्डिंग जनरेटर होते हैं ना, उनमें वेल्डिंग वाले स्थानों पर इसका उपयोग करते हैं जनरेटर में। ठीक है, मोटर अपनी मान सकते हैं। देखो इसके अंदर जो मान लो एक कॉइल होती है, इसको जो मैं आपको एक डायग्राम बनाते समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाए। देखो यूँ होता है, यूँ मैं बनाता हूँ आपके लिए एक डायग्राम, ताकि आपको, मेरा काम है दोस्तों आपको समझाना, सीधा पढ़ा के चला जाऊँगा तो क्या फ़ायदा है। देखो ये जो रिंग होती है ना एंडिंग पॉइंट पर, ये है लेप वाइंडिंग। डीसी मशीन में लेप वाइंडिंग करते समय अंतिम सिरों पर इसको जो शॉर्ट करते हैं, अपने लपेटी की जो वाइंडिंग यहाँ पे लपेटते हैं, उसको माय डियर समकारी क्या बोला जाता है, समकारी रिंग या बोलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों कॉपर की बनी होती है, इसको कॉपर की बनी होती है, याद कर लेना दोस्तों। और डैम्पर वाइंडिंग तो अभी बता क्या है, हंटिंग वैसे नहीं हो सकता, हेलिक्स कॉइल और हेलिक्स ट्रांसफार्मर होता है माय डियर, वो पढ़ लेना एक बार। शेडर रिंग वैसे नहीं हो सकता। ये क्यों लपेटी जाती है, इसका कारण कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, तो कारण लिख देना कि सभी पथों में, ठीक है, समान मान की जो धारा है वो प्रवाहित हो जाए, इसीलिए इस समकारी रिंग का उपयोग अपने करते हैं। समान मान की धारा सभी पथों में प्रवाहित हो जाए, ठीक है, तभी अपने इसका प्रयोग करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आंसर किया जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 17, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दें यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपको भी पता है। 27 मिनट तक लगा और 37 मिनट तक लगातार मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। सिर्फ एक मशीन में दो पोल के बीच की दूरी होती है, एक मशीन में दो पोल, मशीन अपने को साफ साफ नहीं बताया कि डीसी है या एसी है। अब अपने को ऐसा भी नहीं बताया कि ट्रांसफार्मर है, पर अपने एक चीज़ को यहाँ पे थोड़ी सी हिंट मिल जाए ना कि इसके अंदर पोल दे रखा है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर तो माय डियर वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो पोल तो या तो एसी मशीन के जनरेटर में होगी, या डीसी जनरेटर में होगी, या एसी मोटर में होगी, या अल्टरनेटर में होगी, कोई भी मशीन मान लो। ठीक है, तो इसमें अंदर दो पोलों की जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है। आपको पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरली से समझ में आ जाए। देखो दोस्तों देखना कंप्लीट, आपको एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आईटी थ्योरी के अंदर हर चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर एक भी लाइन अपना है एग्जाम के अंदर नैया पार करा सकते कि, ठीक है, हर लाइन से अपना क्वेश्चन है जो उठ सकता है। देखो ये मेरे पास एक वाइंडिंग है, ठीक है, और यहाँ पे इस वाइंडिंग ये डाली हुई है, यहाँ पे एन पोल बनता है, और इस वाले पे स्थान पे जो बनता है, ठीक है, ये एस पोल बनता है, एन पोल और एस पोल। जो इन पोलों यहाँ से लेकर, अब मैं इसको कलर चेंज कराऊंगा, कलर चेंज करूँगा ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। यहाँ अब ब्लैक कलर चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है वो हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, एन पोल और एस पोल दो पोलों के बीच की दूरी को ये है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कई बार पोल पिच पूछ लेते हैं, कॉइल पिच पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो दो पोलों की जो बीच की दूरी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ ये वाला इसको बोलते हैं पोल पिच, पोल PITCH। ठीक है, पोल पिच बोलते हैं। अब इसमें कॉइल स्नैप या कॉइल जो कॉइल पिच होता है वो होता है कि दो इसकी दो साइडें होती है ना, यहाँ से लेकर इसकी दो साइडें
एक कॉइल की दोनों साइडों की जो बीच की दूरी होती है वो कॉइल पिच कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ में बात। कॉइल पिच क्या होती है और पोल पिच क्या होती है। अब इसमें एक संबंध आता है कि पोल पिच PITCH एंड और अभी लिख के अपने कॉइल पिच, इन दोनों में से किसका मान कम होता है और किसका मान ज़्यादा होता है। तो याद रख लेना, पोल पिच का मान हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉइल पिच का मान हमेशा कम होता है। समझ में आ गई होगी बात। आई होप। ये थी अपने दोस्तों 17 क्वेश्चन। तो इसमें 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आपका आज ट्रांसफार्मर जो कंप्लीट भी हो चुका है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, सिंगल फेज के आ चुके हैं। ठीक है, और वाइंडिंग वाले चैप्टर में भी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं, वाइंडिंग वाले में थोड़ा बहुत रह चुका है दोस्तों। 2 दिन के अंदर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा लगभग, क्योंकि 1-1 घंटे की लगभग क्लास आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों फाइनली मैं लाने वाला हूँ आपका एक, कौन सी क्लास माय डियर, मैराथन क्लास। ठीक है, लगभग वो क्लास 3 या 4 घंटे की हो सकती है। मैराथन क्लास तो इसी होगी, फिर 3 आप उसको क्या करोगे, 2 गुना की स्पीड में करके देखोगे। उसमें मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। डायरेक्ट बताऊंगा एक मशीन में 2 पोल्स की दूरी के बीच कितनी होती है, 180 डिग्री। ठीक है, आपका राइट हुआ तो ठीक है। अगर ये वाला पार्ट आपका कमज़ोर है तो आप उसको लर्न कीजिएगा दोबारा। उसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, लगभग मैं आपको 3 या 4 तारीख को वो मैराथन क्लास आपके लिए अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहले भी बताया था, मैं जीरो से हीरो बनाकर छोड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए। और दोस्तों वीडियो लंबी बन जाती है तो काफ़ी 2 की स्पीड में करके देख लिया करो, ताकि आपका भी टाइम थोड़ा सा बचे। आज के लिए इतना ही। फाइनली अपने जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वाली संख्या में वृद्धि कर दें।